हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के पार्ट 1 के बारे में बतलाया था, जिसमें मैंने कल आप लोगों से एसेट्स के बारे में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को लायबिलिटीज़ के बारे में बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? तो लायबिलिटीज़ का मतलब दायित्व। आसान भाषा में कहा जाए तो कर्ज, वह धन जो बिजनेस को दूसरे पक्षों को चुकाना है, लायबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई संस्था प्रारंभ होती है तो कुछ पैसा संस्था के स्वामियों के द्वारा स्वयं लगाया जाता है तथा कुछ पैसा बाहरी पक्षों से भी संस्था के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वैसे तो लायबिलिटीज़ में जो स्वामी के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है वो इंटरनल लायबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर मेनली बात की जाए तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ यानी कि बाहरी पक्षों से जो पैसा उधार के तौर पर, कर्ज के तौर पर लिया गया है, वो लायबिलिटीज़ कहा जाता है। लायबिलिटीज़ के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ वैसे लायबिलिटीज़ को कहते हैं जिसका भुगतान 1 वर्ष के बाद करना हो, मोर देन 1 ईयर। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वैसा धन जो 1 साल के बाद पेमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन लिया, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बैंक से लोन लंबे समय तक के लिए लिया जाता है। कार लोन आप लेते हो, आप हाउसिंग लोन लेते हो, आप पर्सनल लोन लेते हो। तो ये विभिन्न प्रकार के जो लोन आपके द्वारा या हमारे द्वारा या किसी के द्वारा या बिजनेस के द्वारा लिया जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करेंट लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारे कार्यों के लिए लोन प्रदान करने का कार्य करती हैं, और ये संस्थाएं भी अधिकतर लंबे समय तक के लिए लोन देती हैं, इसलिए इनको भी नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत लिखा जाता है। वैसे तो कई और एग्जाम्पल नॉन करेंट लायबिलिटीज के हैं, लेकिन चूंकि अभी हम लोग 11th के कोर्स में चल रहे हैं तो ज़्यादा फिर बात करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरी लायबिलिटीज की ओर, जिसका नाम है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज का मतलब वह लायबिलिटीज जिसका भुगतान 1 साल के अंदर लेस देन 1 ईयर, वैसी लायबिलिटीज जिसका भुगतान 1 साल के अंतर्गत यानी 1 साल के भीतर कर देना होता है, वैसी लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनका भुगतान एक व्यावसायिक संस्था को विद इन अ ईयर यानी 1 साल के भीतर कर देना होता है। जैसे क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार का मतलब जिससे हमने उधार माल खरीदा है। अब आप ही बतलाओ कि अगर किसी दूसरी संस्था से या किसी भी व्यक्ति से या संस्था से हमने जब उधार माल खरीदा है तो उनके भुगतान के लिए मेरे पास 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यानी कि 1 साल के भीतर का ही समय होता है, इसलिए इसे करंट लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट जब हम बैंक से कुछ विशेष समय के लिए कर्ज लेते हैं, बहुत ही लिटिल समय के लिए, विद इन 30 डेज के लिए अगर हम कर्ज लेते हैं, है ना, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। वैसे थोड़ा सा मैं बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको और बतलाना चाहता हूँ। प्रायः आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका बैंक में 10,000 रुपया जमा है
और आप किसी को चेक काट करके 11,000 का दे देते हो तो आपका चेक वापस हो जाएगा, जिसे हम लोग कॉमर्स की भाषा में चेक डिसऑनर के नाम से जाना जाता है। परंतु यदि आपका बैंक से अच्छा लेन देन है, बैंक में आपका अच्छा पहचान है, तो बैंक का मैनेजर आपके चेक को वापस नहीं करेगा, बल्कि 11,000 रुपया का पेमेंट कर देगा। यानी आपका बैंक में 10,000 रुपया था, जबकि बैंक ने आपके लिए 11,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। इस प्रकार से 1,000 रुपया जो अतिरिक्त धन बैंक ने आपके लिए पेमेंट किया है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बतलाया लायबिलिटीज़ के 2 प्रकारों के बारे में। आशा करते हैं आपने इसको समझा होगा। अब जस्ट इसके बाद हम लोग चल रहे हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बिना किसी व्यवसाय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप लोगों ने सामान्य भाषा में बहुत बार देखा होगा और बहुत लोगों से सुना होगा कैपिटल के बारे में। कैपिटल जिसे पूंजी के नाम से जाना जाता है। पूंजी का मतलब वह धन या वस्तु जो व्यापार के मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा व्यापार को स्टार्ट करने में लगाया जाता है, कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए 1 लाख रुपया नगद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रारंभ करने में लगाया, तो वो 1 लाख रुपया कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों को बतला दूं कि कैपिटल केवल नगद के तौर पर ही नहीं, नगद रुपया के तौर पर ही नहीं, बल्कि कैपिटल वस्तु के तौर पर भी हो सकता है। जैसे आपने एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉप खोली, यानी कि परचून की दुकान या कहो कि आटा चावल की दुकान, जिसमें कि आपने कुल 1 लाख रुपया की पूंजी, उसके साथ साथ आपके घर में एक तराजू था, आपके घर में एक पंखा था। ये तीनों चीज़ से आपने व्यापार को, अपनी दुकान को क्या किया, स्टार्ट करा। तो ये तीनों चीज़, चूंकि आप व्यापार के मालिक हो, ओनर हो, स्वामी हो, ये तीनों चीज़ आपने व्यापार में लगाया और ये तीनों चीज़ आपके लिए या आपकी व्यापार के लिए पूंजी कहलाएगी। कैपिटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जिसे हिंदी में स्थायी पूंजी और वर्किंग कैपिटल जिसे कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। एकदम सरल शब्दों में अगर हम इसको समझें तो फिक्स कैपिटल यानी पूंजी का वह भाग जो फिक्स एसेट्स में लगा दिया जाता हो, यानी कि वह भाग जिससे हम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, यानी कि पूंजी का वह भाग जो बिजनेस में जा करके स्थायी तौर पर रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिक्स कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। जैसे मैंने 1 लाख रुपया से अपना व्यापार स्टार्ट किया, तो उस 1 लाख रुपया में से 30,000 का मैंने फर्नीचर, 10,000 का मैंने पंखा या मशीन्स खरीदा, जो कि फिक्स कैपिटल होता है। तो यह 30,000 और 10,000, 30 और 10 40,000, ये 40,000 रुपया कुल फिक्स कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। जबकि वर्किंग कैपिटल का मतलब वह भाग, पूंजी का वह भाग जिससे कि बिजनेस को चलाया जाएगा, स्टार्ट करा जाएगा, रन करा जाएगा। यानी मैंने बाकी शेष बचे 60,000 रुपये से बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा, माल खरीदा। ये 60,000 रुपया हमारे व्यवसाय को चलाएगा, दौड़ाएगा, और यही 60,000 रुपया किसके नाम से, वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आज आपने ये दोनों टॉपिक समझ लिया होगा, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। अगर किसी को भी इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।